हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। आज फाइनली कंट्रोलिंग चैप्टर एंड हो चुका है एंड मैं आपको करवाने वाली हूं इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन, वो भी बिल्कुल शॉर्ट में। यस स्टूडेंट्स, आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैम मुझे कब कीवर्ड्स याद हो गए, कब की नोट्स याद हो गए, कब बुलेट पॉइंट्स याद हो गए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग का वन शॉट रिवीजन। आप सभी का वेलकम है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ऑन दिस चैनल फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। एंड सिर्फ यही नहीं, हमारा एक और चैनल है दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहां पर हम आपको 6 to 12 तक की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। जितनी भी एजुकेशन आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड हो रही है दैट इज 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, वी डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिलते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। एंड वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिससे आपकी प्रिपरेशन इनहैंस होती है। सो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एंड वेलकम टू द सेशन वंस अगेन। एंड आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड लेट्स प्रोसीड टू द वन शॉट रिवीजन ऑफ द चैप्टर कंट्रोलिंग। सो जैसा मैं आपको हमेशा से बताती हूँ कि चैप्टर ओवरव्यू एक पूरी ग्लिम्स देता है कि क्या क्या सब टॉपिक्स हैं पूरे चैप्टर में। सो सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग है, नेक्स्ट लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग है, नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, नेक्स्ट है कंट्रोलिंग का प्रोसेस, फिर है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के क्वेश्चंस इतने ज्यादा आते हैं कि एमसीक्यूज में भी आपसे वो पूछ लेंगे, केस स्टडी फॉर्मेट में भी पूछ लेंगे एंड डायरेक्ट भी पूछ लेंगे। सीपीसी और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये दोनों बहुत ही क्रूशियल टॉपिक्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कंट्रोलिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्लान करती है एंड जो एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में दोनों को कंपेयर किया जाता है, प्लान रिजल्ट्स और एक्चुअल रिजल्ट्स को, एंड दोनों में जो भी गैप्स आते हैं यानी जो डेविएशंस आते हैं उन्हें एनालाइज किया जाता है एंड गलतियों को एनालाइज करने के बाद करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। यस और नो, आई होप आपको डेफिनेशन तो याद हो गई है। सो कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजर। मैंने आपको क्या बताया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग लास्ट स्टेप होती है मैनेजमेंट के फंक्शंस में। ओके, सो कंट्रोलिंग मीन्स ensuring that activities in an organization are performed as per the plan. Controlling also ensures that organization's resources are being used effectively and efficiently for the achievement of predetermined goals. Controlling is thus a goal-oriented process. यहाँ पे features लिखे हुए हैं आपके। So controlling से क्या होता है, ये ensure कर लेते हैं हम कि जो activities है organization में, जितने भी functions हम perform कर रहे हैं वो हम effectively perform कर रहे हैं as well as हम efficiently उसे perform कर रहे हैं। Yes or no? So चलिए let's proceed further. कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजर इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मतलब हर टाइम कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। यस, हर स्टेप पर कंट्रोलिंग प्रेजेंट होती है। आप एक्टिविटीज को कंट्रोल करके चलते हो तो फिर लैप्सेस नहीं होते। इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। हर लेवल पे मैनेजर्स को कंट्रोलिंग करनी पड़ती है, वेदर इट्स टॉप लेवल, मिडिल लेवल या फिर लोअर लेवल। मोर ओवर कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, मिलिट्री में, हॉस्पिटल में, क्लब्स में, क्योंकि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। इट इज अ फंक्शन दैट ब्रिंग्स बैक द मैनेजमेंट साइकिल टू द प्लानिंग। कैसे, फटाफट इस चार्ट की तरफ देखिए स्टूडेंट्स। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चार्ट। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर है वो क्या करता है, प्लानिंग करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स, प्लानिंग। ये फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। मान लो कोई मैनेजर था, उसने प्लान किया था 1 वीक के लिए कि इस वीक में 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन होगा। कोई भी चीज का 1000 यूनिट्स है ना, इमेजिनरी कोई भी चीज ले लो। एंड ये वीक स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये वीक स्टार्ट हुआ आज। अब 7 दिन हो चुके, 7 days ओवर, 7 दिन हो गए। तो फिर यहाँ पे मैनेजर ने जब एनालाइज किया तो प्रोडक्शन हुआ था केवल 800 यूनिट्स, जबकि सब कुछ उसने सही लगाया था। ठीक है, अब यहाँ पर डिपार्टमेंट देखें, सो टॉप लेवल पे सीईओ, सीएफओ सब लोग हैं। ठीक है, ये जो मैनेजर है प्रोडक्शन मैनेजर, ये मिडिल लेवल पर है
इसके साथ 5 और मैनेजर्स हैं, परचेज, सेल्स वगैरह, एंड यहाँ पर लोअर लेवल ग्राउंड स्टाफ है 200 लोग। ठीक है, जब इतनी बढ़िया मैनेजमेंट है तो ये लैप्स क्यों हुआ? अब यहाँ पे जब उसने पता लगाया कि ये 200 यूनिट्स का लैप्स क्यों हुआ, तब उसने देखा कि मशीन फेलियर हो गई थी। क्या देखा स्टूडेंट्स उसने? मशीन फेलियर। अब एक बार जब बड़ी बड़ी मशीनें बंद होती हैं तो 2-3 दिन लग जाते हैं उन्हें वापस स्टार्ट करने में, उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा इनकर होती है। सो इसलिए एफिशिएंट तो नहीं रहा ये ऑपरेशन, है ना, बट इफेक्टिव भी नहीं रहा, है ना, क्योंकि कॉस्ट भी ज़्यादा आ गई और हमने जो 1000 यूनिट सोचे थे वो भी कंप्लीट नहीं हुए। सो अब इस डेविएशंस को एनालाइज करने के बाद उसने जब नेक्स्ट वीक का टारगेट बनाया, सेकेंड वीक, तब उसने पहले से ये इंश्योर कर लिया कि मशीन फेलियर के कोई भी चांसेस नहीं होंगे। फिर उसने 1000 यूनिट्स का टारगेट बनाया एंड 1200 यूनिट्स वो अचीव कर पाया क्योंकि टीम बहुत ही एफिशिएंट थी। यस और नो? एंड उसके साथ साथ कॉस्ट भी कमाई क्योंकि बल्क प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, सो यहाँ पर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी अचीव कर पाए। अब आपने यहाँ पे क्या देखा है स्टूडेंट्स? प्लानिंग, एक मैनेजर को अगर कंट्रोलिंग करनी है ना तो वो हमेशा किस पे आ जाता है? वापस प्लानिंग पे आ जाता है कि भैया मैंने प्लान क्या किया था? मैंने प्लान किया था 1000 यूनिट। ठीक है, अब एक्चुअल रिजल्ट्स क्या है? 800 यूनिट। अब ये 1000 और 800 में डेविएशन क्यों आया? सो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है स्टूडेंट्स? यहाँ पे लिखा गया है इट इज अ फंक्शन दैट ब्रिंग्स बैक द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग फंक्शन। ओके, सो कितने फंक्शंस होते हैं टोटल? 5, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो कंट्रोलिंग अगर करनी है तो सबसे पहले फंक्शन के ऊपर आना पड़ता है एंड इसलिए वापस आना पड़ता है, इसलिए बोलते हैं कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन इन दिस केस। ओके, लेट्स proceed further. The controlling functions finds out how far actual performance deviates from the standards and analyzes the causes of such deviation and attempts to take the corrective actions. यही मैंने बोला था कि प्लानिंग पहले ये एनालाइज करो कि क्या हमने सोचा था 1000 यूनिट सोचा था, 800 यूनिट्स बना पाए, क्यों आया ये गैप, है ना? उस डेविएशन को क्या करो? एनालाइज करो। इस डेविएशन को क्या करो? एनालाइज करो कि ये गैप आखिर क्यों आया, और फिर उसके बाद क्या लेना है? करेक्टिव एक्शंस लेना है। एंड ये ही कंट्रोलिंग की जड़ है कि कंट्रोलिंग करी इसलिए जाती है ताकि रॉन्ग डूइंग्स एलिमिनेट हो, है ना, गलत चीजें एलिमिनेट हो, ताकि आप इस तरीके का प्रोसेस बना पाए ऑर्गेनाइजेशन में कि कोई भी लैप्सेस ना हो। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको मीनिंग समझ में आया। ओके, so this process helps in formulation of future plans in the light of problems that were identified and thus helps in better planning in the future periods. So thus controlling only completes one cycle of management process and improves planning in the next cycle. Okay students, I hope आपको ये समझ में आया। Now let's proceed further. कंट्रोल। अब कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल एक इंडिस्पेंसिबल फंक्शन होता है, ये कीवर्ड है। कंट्रोल इज एन इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो प्लान्स जो है वो हमेशा बेस्ट प्लान नहीं होगा। कंट्रोल से क्या होता है? कंट्रोल से ये होता है कि जिन जिन गलतियों की वजह से प्लानिंग एक्यूरेट नहीं हो रही वो गलतियां एलिमिनेट होती हैं आगे आने वाले प्लान्स के लिए। आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। सो अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग इफेक्टिव नहीं होगी। एंड प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, क्या है? इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, सो ये भी बात ध्यान रखनी है। सो अ गुड कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है? कंट्रोलिंग से हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल अकम्प्लिश कर पाते हैं, है ना। accomplishing organization goals. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड फर्दर। यहाँ पे अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में क्या होता है? कंट्रोलिंग फंक्शन से क्या होता है? हम प्रोग्रेस मेजर कर पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि हम क्या एनालाइज कर लेते हैं? डेविएशन, कि आखिर प्लानिंग और एक्चुअल रिजल्ट्स में, प्लान रिजल्ट्स और एक्चुअल रिजल्ट्स में गैप क्यों आ रहा है, वो डेविएशंस क्यों आ रहे हैं। तो उससे वो डेविएशंस क्यों आ रहे हैं वो रीजंस को करेक्ट करके हम क्या लेते हैं? एक्शन लेते हैं, जिससे हमारा फ्यूचर
अच्छा होता है, जिससे हमारे गोल्स अचीव हो पाते हैं। ओके, आई होप फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर है। नेक्स्ट, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ दी स्टैंडर्ड्स, यानी जो हमने प्लान किया वो कितना एक्यूरेट था वो भी पता चल जाता है। 1000 यूनिट सोचा बट हमारी कैपेसिटी 600 यूनिट की है, तो ये भी पता चल जाएगा कि कितना एक्यूरेट है आपकी प्लानिंग। मतलब प्लानिंग में तो कोई फ्लॉ नहीं है, ये भी कंट्रोलिंग से पता लग सकता है। सो अ गुड कंट्रोल सिस्टम enables management to verify whether the standards set are accurate and objective. An efficient control system keeps a careful check on the changes taking place in the organization, in the environment, and helps to review and revise the standards in the light of such changes. Oh, yes or no students? So accuracy भी पता चलती है। Okay? Judging accuracy of standards. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट पे आप आएंगे, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जब मैनेजर कंट्रोलिंग करता है ना, वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि वेस्टेज कम से कम हो और स्पॉइलेज ना हो, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज हो। ऑप्टिमम मतलब ऐसा यूज जिसमें आगे फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज आप बचा के रख रहे हो, कोई भी तरीके के लैप्सेस नहीं हो रहे एंड रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहे, चाहे वो लेबर हो चाहे वो मटेरियल हो, दोनों ही रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होने चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था, कितने रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये तीनों ही वेस्ट नहीं होने चाहिए। ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स। दिस इंश्योर्स रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द मोस्ट इफेक्टिव वे, है ना। तो एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज इज द थर्ड एरिया ऑफ कंट्रोलिंग। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट्स फर्दर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज के बाद, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। जब भी हम कंट्रोलिंग प्रोसेस करते हैं, एम्प्लॉयज को पहले से पता है कि उनको क्या करना है, दे नो वेल इन एडवांस व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू एंड क्या स्टैंडर्ड्स हैं। इससे उन्हें मोटिवेशन मिलता है, उनको पता चल जाता है, एक डायरेक्शन मिलता है जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस और बेटर कर पाते हैं। सो एम्प्लॉय मोटिवेशन। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट्स फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट की, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग प्रोसेस से डिसऑनेस्ट बिहेवियर एलिमिनेट हो जाता है। क्या बोला मैंने कीवर्ड यहाँ पर, डिसऑनेस्ट बिहेवियर मिनिमाइज हो जाता है एम्प्लॉयज के पार्ट पे, क्योंकि बार बार मैनेजर क्लोज चेक रख रहा है उनकी एक्टिविटीज पर, जिससे क्या होता है कि उनका जो डिसऑनेस्ट बिहेवियर है या कोई भी अगर वो घपले कर रहे हैं तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। सो कंट्रोलिंग से सारी एक्टिविटीज का डायरेक्शन मिलता है। क्या होता है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर प्लानिंग करता है तो ये प्लान जो है सभी में सर्कुलेट हो जाता है, तो सबको एक दिशा दिख रही है कि किस दिशा में जाना है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन का वो गोल अचीव कर पाएं, ऑर्गेनाइजेशन का वो गोल अचीव कर पाएं। तो सारे एफर्ट्स को एक डायरेक्शन मिल जाता है, सारे एम्प्लॉयज को एक डायरेक्शन मिल जाता है एंड सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन के गोल में अचीव होने में लग जाती हैं। सो ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज गवर्न्ड बाय प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स विच आर वेल कोऑर्डिनेटेड विथ वन अनदर। इससे क्या होता है, ओवरऑल गोल अचीव होता है। तो फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स हम, नेक्स्ट ऑल्दो कंट्रोलिंग इज अ इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कंट्रोलिंग कैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करवाता है। सबसे पहले तो कंट्रोलिंग क्यों इफेक्टिव है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल की तरफ चल रही है, इसलिए वो कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। नेक्स्ट, एक्यूरेसी स्टैंडर्ड्स की पता चल जाती है, एफिशिएंट यूज होता है रिसोर्सेज का, एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है, ऑर्डर डिसिप्लिन पता चलता है, एज वेल एज कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट होता है। अब आप बोलोगे मैम इसको लर्न कैसे करना है। सो स्टूडेंट्स आप इसमें से निमोनिक बना सकते हो टू लर्न, जैसे अकम्प्लिश, जज, एफिशिएंट, एम्प्लॉय,
इंश्योर, फैसिलिटेट, ठीक है, ये वर्ड्स हैं। तो हमारे पास क्या क्या वर्ड्स आ गए देखिए स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप वर्ड ले लीजिए एफिशिएंट, नेक्स्ट वर्ड आप ले लीजिए एम्प्लॉय, फैसिलिटेट, ऑर्डर एंड इज मोटिवेटेड। To judge and accomplish goals. अब मैंने आपके लिए एक लाइन बना दी है यहाँ पर जिसको आपको लर्न करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है हमारी वो लाइन जिसको लर्न करना है। अब इसमें भी मैं आपको कीवर्ड्स मार्क करवा देती हूँ। सो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट था वो क्या था, अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, यस और नो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, जजिंग एक्यूरेसी। नेक्स्ट पॉइंट क्या था स्टूडेंट्स, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। ओके, नेक्स्ट क्या था, एम्प्लॉय मोटिवेशन। नेक्स्ट क्या था, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। एंड नेक्स्ट क्या था, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। ओके, तो एफिशिएंट एम्प्लॉय, फैसिलिटेट ऑर्डर एंड इज मोटिवेटेड टू जज एंड अचीव गोल्स। ओके, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो एंड अपनी खुद की भी एक लाइन बना सकते हो। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट वर्ड लेटर को लर्न कर लेते हैं, बस वर्ड नहीं लेटर को, एंड उससे भी कोई निमोनिक बनाते हैं। जैसे याद हो रहा है याद करो, बट बुलेट पॉइंट्स याद करो, मस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स प्रोसीड टू लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। फर्स्ट, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। कई ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जैसे जॉब एनरिचमेंट, आप इसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में सेट नहीं कर पाओगे। ये सबसे बड़ा लिमिटेशन होता है कंट्रोलिंग का, कि आप क्वांटिटेटिव जैसे सेल्स टारगेट वगैरह तो क्वांटिटी टर्म्स में आप सेट कर सकते हो कि मेरा सेल्स टारगेट है 10%, बट जॉब एनरिचमेंट, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय मोरल बूस्टिंग, ये सबको आप कैसे सेट करोगे क्वांटिटेटिव टर्म्स में, नहीं कर पाओगे। सो दिस इज अ वेरी पॉपुलर लिमिटेशन which is written in every refresher and every book, in NCERT as well. So control system loses some of its effectiveness when standards cannot be defined in quantitative terms. This make measurement of performance and their comparison with the standards difficult task. Employee morale, job satisfaction, human behavior, ये सारी areas में problem आती है। So first limitation क्या है कि standards cannot be always set in quantitative terms. Okay, so हम limitation में first लिखेंगे फर्स्ट लिखेंगे स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड कैन नॉट बी सेट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो क्वांटिटेटिव टर्म्स में सेट नहीं हो सकते। सो सम स्टैंडर्ड्स can't be set in quantitative terms। ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट पर्टिकुलर लिमिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एंटरप्राइज जो है बाहर की चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है, सो बाहर की चीज़ें क्या है, हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। सो लिमिटेड कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। ठीक है, अभी इसको लर्न भी करेंगे स्टूडेंट्स, डोंट वरी। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज। कोई भी न्यू चेंज आता है तो एम्प्लॉइज उसको एक्सेप्ट नहीं करते जब तक मैनेजर खुद उसके बेनिफिट्स ना बताए या ट्रेनिंग ना दे। सो कंट्रोल इज ऑफन रेजिस्टेड बाय एम्प्लॉइज, दे सी इट एज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर फ्रीडम। फॉर इंस्टेंस, एम्प्लॉइज माइट ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर केप्ट अंडर स्ट्रिक्ट वॉच। अगर आप एम्प्लॉइज के ऊपर 24 घंटे CCTV लगाओगे, वो वहीं पे क्वेश्चन करने लगेंगे, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, है ना। सो वो वाली चीज़ें हो जाती हैं। सो रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज इज ऑल्सो अ थिंग।
रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्टली हम बात करें, नेक्स्ट इज कॉस्टली अफेयर। कंट्रोलिंग हमेशा कॉस्टली होता है। आप कोई चीज़ प्लान कर रहे हो, फिर आपके एक्चुअल रिजल्ट्स आए, अब गलतियों को ढूंढो, फिर उसके बाद करेक्टिव मेजर्स लो, उस पर खर्चा लग रहा है। सो इससे मतलब कि प्लानिंग जो थी वो इफेक्टिवली रन नहीं हो पाई, ठीक है, अगर आपके डेविएशंस आ रहे हैं तो। सो उस पर जो खर्चा लग रहा है, इट इज़ अ कॉस्टली अफेयर। मैनेजर अपना टाइम, इनपुट, एफर्ट्स सब कुछ लगा रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है डिटेल। सो कंट्रोल इज अ कॉस्टली अफेयर एज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन टाइम एंड एफर्ट and lot of expenditure, time and effort. A small enterprise cannot afford to install an expensive control system. It cannot justify the expenses involved. Managers को ensure करना चाहिए कि installing and operating control system should not exceed the benefit derived from it. Benefit हो रहा है हमारा 1000 and controlling पे खर्चा लग रहा है 1200. सो कभी भी कंट्रोलिंग पे जो खर्चा लग रहा है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए बेनिफिट से। ये बहुत ध्यान रखना है, इसलिए कंट्रोलिंग एक कॉस्टली अफेयर होता है। बहुत ही छोटी छोटी चीजों से मिसमैनेजमेंट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फर्दर कि रिलेशनशिप क्या होती है प्लानिंग और कंट्रोलिंग की, बट पहले इन पॉइंट्स को लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड्स कैन नॉट बी सेट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। कौन कौन से स्टैंडर्ड्स बताए थे याद करो, मैंने आपको बताए थे जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब एनरिचमेंट, एम्प्लॉय मोरल, ये सब आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में सेट नहीं कर सकते। लिमिटेड कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से थे, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल, स्प्लिट। ओके, नाउ रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज नहीं चाहते कि सीसीटीवी की निगरानी में उनको रखा जाए, तो एम्प्लॉयज हमेशा इसको क्या समझते हैं, कंट्रोलिंग प्रोसेस को रिस्ट्रिक्शन समझते हैं। ठीक है, ये कीवर्ड्स थे। एंड इसके बाद लास्ट में कॉस्टली अफेयर में जो हमारे बेनिफिट्स हैं ये हमेशा ज़्यादा होने चाहिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से, है ना। कॉस्ट ऑफ कंट्रोलिंग से बेनिफिट्स हमेशा ज़्यादा होने चाहिए। तो मैंने आपके कीवर्ड्स भी लिख लिए हैं और एज वेल एज मैंने आपको बुलेट पॉइंट्स ही बता दिए क्या क्या लिखना है। अब इसको याद कैसे करेंगे, सबसे पहला जो कीवर्ड्स है वो क्या है कि क्वांटिटेटिव टर्म में सेट नहीं हो पा रहा, नो क्वांटिटेटिव टर्म। ओके, लिमिटेड कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, employee and costly. So no quantity is limited, no limited quantity is costly for employees. इस लाइन से आप इसको लर्न कर सकते हो चारों पॉइंट्स को, ठीक है। सो आई होप आपको इस तरीके की अप्रोच समझ में आती है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है टूवर्ड्स दी लर्निंग ऑफ द टॉपिक्स। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट सब टॉपिक इन रिविजन फॉर्मेट। सो आपको फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। लेट्स प्रोसीड। सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्या होते हैं, मैंने क्या बताया था, इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ द मैनेजमेंट होते हैं। एक बार प्लान अगर ऑपरेशनल हो गया तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि उसको हम रिवैम्प कर पाएं या फिर रीशेड्यूल कर पाएं। सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ द मैनेजमेंट। वंस अ प्लान बिकम्स ऑपरेशनल, कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी होती है उस प्लान को मॉनिटर करने के लिए, प्रोग्रेस को उसकी मेजर करने के लिए, डिस्क्रिपेंसीज या डेविएशन को डिस्कवर करने के लिए एंड करेक्शंस लेने के लिए। सो प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस, इसलिए दोनों जुड़वा है, ठीक है। सिमिलरली कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो तो कंट्रोलिंग का कोई बेनिफिट नहीं है, कंट्रोलिंग नहीं कर रहे तो प्लानिंग क्यों करी थी फिर, है ना। तो ये सारी चीज़ें ये इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि दोनों ही क्या है, इनसेपरेबल ट्विन्स है मैनेजमेंट के। ओके स्टूडेंट्स, इफ द स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट इन एडवांस, मैनेजमेंट वुड हैव नथिंग टू कंट्रोल। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो कंट्रोलिंग किस चीज़ की करोगे, तो स्टैंडर्ड भी तो सेट होने चाहिए जिसको लेके आप डेविएशन एनालाइज करोगे, क्योंकि थर्ड स्टेप क्या है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। Okay, when there is no plan, there is no basis of controlling. Without planning, there is no predetermined understanding of the desired performance. Planning seeks consistent, integrated, articulated programs, while controlling seeks to compel events to conform to the plans. Okay, students, I hope ये भी आपको clear है. So, it is often said that planning is looking ahead, while controlling is looking back. अब मैं आपको इस चीज़ को रिवाइज करवाती हूँ। अब आ गया है मेन क्रक्स टॉपिक, जिसका नाम क्या है,
प्लानिंग is a forward looking function फिर है नेक्स्ट, कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ही स्लाइड में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग are both backward and forward looking function। ठीक है, पूरा रिवीजन हो जाएगा इस टॉपिक का, ध्यान से समझिए। ये फर्स्ट टॉपिक है, प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। इसको समझते हैं सबसे पहले, है ना, एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक मैनेजर था, एक मैनेजर है, उसने प्लान किया कि एक हफ्ते में, 1 वीक में 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, मतलब वो आगे की सोच के चल रहा है। एक हफ्ते बाद वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो जाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं, प्लानिंग मीन्स लुकिंग अहेड, आगे का सोच के चल रहा है। और इसी का ही दूसरा नाम क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं कि कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। अब ये जो ऊपर मैनेजर था, इसने सोचा था, इसने प्लान किया था कि मेरे को एक वीक में 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करवाना है। ठीक है, अब क्या हुआ, एक हफ्ता जब खत्म हुआ तो 800 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, सो सबसे पहले ये मैनेजर यहाँ पे आ गया कि अच्छा 800 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, मैंने प्लान कितना किया था। ठीक है, मैंने प्लान कितना किया था, तो उसको याद आएगा, अच्छा मैंने तो 1000 यूनिट प्लान किया था, मतलब कि 200 यूनिट की प्लानिंग कम है। मतलब कि क्या है स्टूडेंट्स, 200 यूनिट की प्लानिंग कम है। यहाँ पे आप देखोगे कि 200 यूनिट की प्लानिंग कम है। तो इस मैनेजर ने सबसे पहले कहाँ गया, उसने ये सोचा मैंने प्लान क्या किया था, मतलब उसने पीछे जाके देखा कि मैंने प्लान क्या किया था। इसलिए कंट्रोलिंग क्या हो गया, लुकिंग बैक, लुकिंग बैक या कमिंग टू द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, यानी प्लानिंग। ठीक है, तो कंट्रोलिंग को इसलिए क्या बोलते हैं, बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, क्योंकि हम सबसे पहले ये देखते हैं कंट्रोलिंग करते वक्त कि प्लान क्या किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फर्दर लेट्स मूव टू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। चलिए इसको समझते हैं। मैंने क्या बोला, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग are both backward and forward looking function। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लीजिए स्टूडेंट्स। एक मैनेजर था जिसने 1 अप्रैल 2024 को एक प्लान बनाया पूरे 9 मंथ्स के लिए। तो अप्रैल से लेके 9 मंथ्स कितने होते हैं आप खुद देखिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 1 अप्रैल से वो क्या कर रहा है, 31 दिसंबर तक का प्लान बना रहा है, समझ लो, है ना। सो अगर आप देखिए यहाँ पे 9 मंथ्स हो रहे हैं। सो अप्रैल से लेके दिसंबर तक उसने प्लान बनाया कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो 10,000 यूनिट्स टच करना चाहिए, है ना, 10,000 यूनिट्स टच करना चाहिए। एंड इसके अलावा जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है इसकी क्वालिटी A1 होनी चाहिए। जब ये 9 मंथ्स खत्म हुए एंड न्यू ईयर अप्रोच हो रहा था, तो उसने सोचा था न्यू ईयर पे सेल निकालेगा, न्यू ईयर पे ऑफर्स के साथ इसको सेल करेगा अगर एफिशिएंट प्रोडक्शन रहा तो। ठीक है, सो अब जब उसने जब उसका ये प्रोडक्शन एंड हुआ तो प्रोडक्शन जो हुआ था दैट
came to 9,500 units. That came to 9,500 units. अब उसने क्या किया, सबसे पहले जब वो प्लानिंग कर रहा था तो उसने यहाँ पे क्या की थी स्टूडेंट्स, प्लानिंग फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, यहाँ पे उसने प्लानिंग की थी, ठीक है, कि मेरे को पॉइंट 1 से लेके 2 पे जाना है। तो मतलब इस केस में प्लानिंग क्या हो गया, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है, अब उसने जब देखा कि मेरे प्रोडक्शन में 9500 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, सो अब उसने देखा मैंने प्लान क्या किया था, मैंने प्लान किया था कि मेरे को कितने यूनिट्स बनाने हैं, 10,000 यूनिट्स बनाने हैं। ठीक है, सो ये उसने प्लान किया था, ये उसने प्लान किया था फर्स्ट स्टेप में। सो जब आप थर्ड स्टेप से फर्स्ट स्टेप में जाते हो तो आप पीछे की तरफ जा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना यहाँ पर कि यहाँ पे क्या बोला गया है। अब इसके बाद क्या हुआ, उसने ना डेविएशंस एनालाइज करे कि आखिर ये 500 का गैप क्यों आया, 500 का ये जो गैप है ये क्यों आया। तो उसे पता चला कि 18 एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए क्योंकि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उनको ज़्यादा रुपए दे रही थी। ठीक है, और 2 से लेके 3 महीने तक रेगुलर मशीन फेलियर की दिक्कत हो रही थी। ठीक है, सो उसने क्या किया, यहाँ पे डेविएशंस एनालाइज करे। ठीक है, क्या किए स्टूडेंट्स, उसने डेविएशन एनालाइज करे। ठीक है, सो ये उसने इसके बाद किया, ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। ठीक है, अब डेविएशन एनालाइज करने के बाद वो नए साल का प्लान बना रहा था। 1 फरवरी को उसने नए साल का प्लान बनाया। तो जब वो न्यू प्लानिंग कर रहा था तो प्लानिंग करते वक्त उसने देखा कि पिछली बार क्या प्रॉब्लम्स थी, मतलब उसने स्टेप नंबर 4 को ध्यान से पढ़ा। ठीक है, कि पिछली बार क्या प्रॉब्लम्स थी, स्टेप नंबर 4 को उसने ध्यान से देखा। तो इस पर्टिकुलर केस में जब ये न्यू प्लानिंग कर रहा है 5th स्टेप में, तो वो 5 से लेके 4 पे गया। तो इस केस में क्या हो गया, प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग हो गया। ठीक है, अब वो न्यू प्लान बनाएगा और न्यू कंट्रोलिंग होगी, तो उस केस में न्यू प्लान बना रहा है। ठीक है, न्यू प्लान बना रहा है पीछे देखते हुए और यहाँ वाली कंट्रोलिंग को ध्यान में रख रहा है, तो इस केस में कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग हो गई। मतलब यहाँ पे जो आप करेक्टिव मेजर्स ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप कंट्रोलिंग करोगे। अब पॉइंट नंबर 5th में आप क्या करोगे, कंट्रोलिंग करोगे। तो कंट्रोलिंग करोगे एज अ मैनेजर, तो क्या करोगे, मशीन फेलियर ना हो ऐसी चीज़ बिल्कुल फिक्स कर लोगे और एम्प्लॉयज़ भी फिक्स कर लोगे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करा लोगे कि इस पीरियड में छोड़ के नहीं जा सकते, है ना। सो ये वाला जो दिक्कतें हैं वो उसने एलिमिनेट कर ली ताकि आगे के प्लान में दिक्कत ना हो, ताकि आगे के प्लान में दिक्कत ना हो। दो बार मैंने आपको बोला ये वर्ड, आगे के प्लान में दिक्कत ना हो, मतलब ये कंट्रोलिंग क्यों कर रहा है, आगे के लिए कर रहा है। सो इस केस में कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग हो गया। और जब वो प्लानिंग करेगा तो कंट्रोलिंग के करेक्टिव मेजर्स देखेगा, तो वहाँ प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग हो गया। इसलिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, बैकवर्ड लुकिंग होते हैं। अगर आप फर्स्ट प्लान की बात करें तो प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग होता है और कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग होता है। बट अगर आप नए साल के प्लान की बात करें तो उस केस में प्लानिंग जो हम करते हैं वो पिछले साल के करेक्टिव मेजर्स को ध्यान में रखते हुए करते हैं। सो उस केस में प्लानिंग क्या हो गया, बैकवर्ड लुकिंग। और जब हम कंट्रोलिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग करते हैं तो आगे की सोच के चलते हैं, आने वाले साल में ऐसी दिक्कतें ना हो। सो कंट्रोलिंग तब क्या हो गया, फॉरवर्ड लुकिंग हो गया। यस और नो। सो अगर एक ही साल की बात हो रही है तब तो सिर्फ फॉरवर्ड लुकिंग होगा प्लानिंग, है ना, तो उस केस में प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग नहीं होगा। नए साल का प्लान बनाओगे तो पिछले साल के करेक्टिव मेजर्स देखोगे, उस केस में प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग होगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, हमारा ये बेसिक वाला एग्जाम्पल जो विदाउट डेट्स था। ठीक है, मान लो कि 1 हफ्ते का प्लान बनाया, 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है और 800 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, 1000 यूनिट सोचा था, 800 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। तो जब 1000 यूनिट सोचा था 1 हफ्ते के लिए, तो इस केस में प्लानिंग क्या हो गया, फॉरवर्ड लुकिंग हो गया। ठीक है, और यहाँ कंट्रोलिंग कर रहे थे तो हमने सोचा कि हमने प्लान क्या किया था, तो कंट्रोलिंग क्या हो गया, बैकवर्ड लुकिंग हो गया। अब यहाँ रीजंस क्या आए थे, मशीन फेलियर वगैरह रीजन था
कि इस वजह से ये प्रोडक्शन नहीं हो पाया, 200 यूनिट का गैप आया, ठीक है। अब नए हफ्ते के लिए जब प्लानिंग करेंगे फिर से 1000 यूनिट, तो ये अश्योर करेंगे कि मशीन फेलियर ना हो और एम्प्लॉयज भी छोड़ के ना जाए, ठीक है। तो हमने ये करेक्टिव मेजर्स को ध्यान में रखा, ये न्यू वीक के लिए था, पर न्यू वीक की प्लानिंग करते वक्त हमने पिछले वीक के डेविएशन के एनालिसिस को लिया, यस और नो। तो क्या हो गया, प्लानिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, ठीक है। और ये जो हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं, मशीन फेलियर और एम्प्लॉयज नहीं छोड़ के जाए, वो इस हफ्ते में कर रहे हैं, आने वाले हफ्ते में ऐसी गलतियां ना हो, इसलिए कंट्रोलिंग क्या हो गया, फॉरवर्ड लुकिंग हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द थ्योरी पार्ट। So it is often said that planning is looking ahead while controlling is looking back. However, statement partially correct होती है। Plans जो हैं वो future के लिए prepare किए जाते हैं and forecast पे base होते हैं। Planning आगे की तरफ देखना होता है, इसलिए उसको forward looking function बोलते हैं। Controlling हम पीछे की तरफ देखते हैं, postmortem करते हैं हर एक चीज़ का, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, backward looking function बोलते हैं। पर दोनों ही क्योंकि inseparable twins हैं, है ना, कि प्लानिंग जो है पास्ट एक्सपीरियंस से गाइड होता है और कंट्रोलिंग जो है फ्यूचर को परफॉर्म, फ्यूचर को इम्प्रूव करने के लिए होता है। सो इसलिए दोनों ही क्या होते हैं, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। आई होप आपको ये क्लियर है। मैंने क्या बोला, प्लानिंग पास्ट एक्सपीरियंस से गाइड होता है और कंट्रोलिंग फ्यूचर को इम्प्रूव करने के लिए की जाती है। ओके, दैट इज वाई कंट्रोलिंग का कॉस्ट भी इनकर होता है और इसलिए बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। आई होप अब तो आपको टॉपिक ये क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। Thus, planning and controlling are interrelated and in fact reinforce each other in the sense that planning is based on facts that make controlling easier. Controlling improves future planning by providing information derived from the past experiences by analysis of deviations. Okay, I hope आपको ये भी point समझ में आया and I am damn sure आप इसको अच्छे से लिख पाओगे with example. अब students हम पढ़ते हैं controlling process. So जैसा मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि बिना देखे किताब में आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। कंट्रोलिंग प्रोसेस शब्द सुना, शुरुआत आ जाती है प्लानिंग से। सो कंट्रोलिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लान करते हैं, प्लान करते हैं यानी कि स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ठीक है। अब हमने जो प्लानिंग करी, इसके बाद क्या होगा, हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस आएगी। अब हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस आ गई, इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, हम कंपेयर करेंगे दोनों को, कंपेयर 1 and 2, प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके जो भी शॉर्टकमिंग्स होंगी उनका पता लगेगा, डेविएशंस का पता लगाना। अब डेविएशंस का हम पता लगाएंगे, फिर डेविएशंस को एनालाइज करेंगे कि आखिर भैया ये घपले हुए तो क्यों हुए, और डेविएशन को एनालाइज करने के बाद हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, करेक्टिव मेजर्स लेंगे। खत्म, कंट्रोलिंग प्रोसेस पूरा खत्म, ठीक है। इसके अलावा कुछ है ही नहीं कंट्रोलिंग प्रोसेस में, ये स्टेप्स हैं जिनको हमें समझना है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा देती हूँ। मैनेजर ने सोचा 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, कर दिया उसने स्टैंडर्ड सेट, एक्चुअल में 800 यूनिट बने, ठीक है। कंपेयर किया तो पता चला 200 का गैप आ रहा है, ठीक है। 200 का गैप क्यों आ रहा है, एनालाइज किया, मशीन फेलियर की वजह से वो गैप आया है। बस आगे हम ध्यान रखेंगे कि मशीन फेलियर ना हो, ठीक है, और एफिशिएंट ऑपरेशंस हो, ठीक है। 200 का गैप आ रहा है, एफिशिएंट नहीं है ऑपरेशन, ठीक है। तो आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझ में आ गया। नाउ so setting performance standards, measurement of actual performance, comparison of actual performance, analysis deviation, taking corrective action, सेम चीज़ है जो मैंने पढ़ाई, yes or no? आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अब स्टेप 1 को एक्सप्लेन किया गया है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मतलब कि आप प्लानिंग करो और प्लान को सेट करो। सो द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज सेटिंग अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। जो हमने 1000 यूनिट सोचे थे, स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया जिसके बदले एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर की जाती है। स्टैंडर्ड्स बेंचमार्क होते हैं, अगर स्टैंडर्ड सेट नहीं करोगे तो कंट्रोलिंग भी पॉसिबल नहीं है। स्टैंडर्ड्स बहुत क्वांटिटेटिव भी होते हैं, क्वालिटेटिव भी। हमने सोचा 1000 यूनिट प्रोडक्शन करना और हमने ये भी सोचा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करना है, तो क्वालिटी is qualitative and
क्वांटिटी इज क्वांटिटेटिव, यस और नो। मैंने सोचा एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को टॉप नॉच रखना है एंड क्वांटिटेटिव टर्म्स में 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, तो क्वालिटी क्वांटिटी दोनों का ही स्टैंडर्ड सेट किया जा सकता है, बट ये लिमिटेशन है कि क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर नहीं हो पाते। फॉर इंस्टेंस स्टैंडर्ड्स अगर हम कॉस्ट वगैरह, रेवेन्यू टू बी अर्न, प्रोडक्शन यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, टाइम स्पेंट वगैरह में हम मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या होते हैं क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। क्वालिटेटिव क्या होते हैं, गुडविल इंप्रूव करना है, एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ाना है, ये सब क्वालिटेटिव होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये भी क्लियर है। एट द टाइम ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स मैनेजर को ध्यान रखना है कि प्रिसाइज क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही स्टैंडर्ड सेट हो, जिससे कंपैरिजन ईजी होता है। फॉर इंस्टेंस reduction of defects from 10 in every 1000 pieces produced to 5 in every 1000 pieces produced at the end of the quarter। ठीक है, सो मैनेजर को ये सोचना है कि हम ऐसे स्टैंडर्ड सेट करें जो अचीवेबल हो, एज वेल एज ओवर अचीव करने के टारगेट्स भी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एफिशिएंट ऑपरेशंस नहीं होते हैं। हाउएवर wherever qualitative standards are set, effort must be made to define them in a manner that would make their measurement easier। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये भी क्लियर है। फॉर इंस्टेंट अगर आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करना है, सो फास्ट फूड चेन जो सेल्फ सर्विस वाली चेन होती है, स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट इन द टर्म्स टाइम टेकन बाय कस्टमर टू वेट फॉर द टेबल, टाइम टेकन बाय हिम टू प्लेस द ऑर्डर। अगर कोई कस्टमर जा रहा है तो आपने सेट कर दिया 5 मिनट में उसके सामने ऑर्डर होना चाहिए उसका, ठीक है। तो यहीं पर आप कंट्रोलिंग प्रोसेस इंश्योर कर सकते हो। अगर 5 मिनट से कम हुआ तो मतलब आपको रिमांड पे लेना है पूरे कर्मचारियों को, ठीक है। It is important that a standard should be flexible enough to be modified whenever required। ऐसे स्टैंडर्ड सेट करो जो फ्लेक्सिबल हो, जिनको आप चेंज कर सको। ड्यू टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, स्टैंडर्ड को मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है टाइम टू टाइम, स्पेशली सॉफ्टवेयर कंपनीज में। स्टेप 2 मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, अब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करोगे कि आखिर आपने कितना परफॉर्म किया। क्या आपके एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन जो है वो अचीव हो पाया है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, ठीक है। परफॉर्मेंस शुड बी मेजर इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर। देयर आर सेवरल टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैंपल चेकिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स सब कुछ इंक्लूड होता है। यस और नो स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड फर्दर। As far as possible, performance should be measured in the same units in which the standards are set, जिससे कंपैरिजन ईजर हो। अगर मैंने सोचा 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है तो 800 यूनिट का ही प्रोडक्शन हो पाया, तो यूनिट है, तो कंपैरिजन में इजी हो पाया कि 200 यूनिट कम है। अगर 1 यूनिट होता, 1% होता, तो फिर कैलकुलेट करो, ठीक है। चलो फिर वो भी इजी होता। मैं बोल रही हूँ इफ थोड़ा बहुत प्रोडक्शन थोड़ा गैप आया, ये थोड़ा को कैसे मेजर करोगे? सो देयर शुड बी सेम यूनिट्स। अगर आप कंपैरिजन करो तो कंपैरिजन इजी कैसे होगा जब कंपैरिजन का बेस सेम है। इसलिए जिसमें स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो वही सेम यूनिट यहाँ पर एक्चुअल में आनी चाहिए। ओके, सो इट इज जनरली बिलीव दैट मेजरमेंट शुड बी डन आफ्टर द टास्क इज कंप्लीटेड। ऑब्वियसली आप परफॉर्मेंस कब मेजर करोगे? जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा। हाउएवर जब भी पॉसिबल हो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क शुड बी डन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। साथ साथ में भी देखते जाओ, कंट्रोल करते जाओ, ठीक है। असेंबलिंग टास्क है तो हर चीज जब असेंबल होगी, हर पार्ट जब फिट होगा तब चेक करो। सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, लेवल ऑफ गैस पार्टिकल्स इन एयर शुड बी कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड, ताकि कंट्रोलिंग प्रोसेस इंश्योर हो पाए। नाउ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय में भी रिक्वायर प्रिपरेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट। अगर मुझे ये मेजर करना है कि एम्प्लॉय कैसे परफॉर्म कर रहा है तो उसकी रिव्यू रिपोर्ट बनेगी। मेजर कंपनी का परफॉर्मेंस देखना है तो हम क्या देखेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, आरओआई कितना है। फिर अगर हमें ऑपरेटिंग एरियाज का प्रोग्रेस निकालना है जैसे मार्केटिंग, तो हम देखेंगे कितने यूनिट बिके, मार्केट शेयर कितना बढ़ा। एफिशिएंसी निकालनी है प्रोडक्शन की तो हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस हुए और कितने नंबर ऑफ पीसेस डिफेक्टिव निकले। सो ये कुछ मेजर्स होते हैं जिससे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर पाते हैं। ओके, इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो भी पीस प्रोड्यूस होता है ना, स्मॉल पीस, हर एक पीस चेक होता है बिफोर बल्क प्रोडक्शन। हाउएवर ये पॉसिबल नहीं होता लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पीसेस को रैंडमली चेक करना पड़ता है स्पेसिफिक इंटरवल्स पे, ताकि दिक्कत ना हो। थर्ड स्टेप है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद द प्लान। जैसे मैंने आपको बताया था, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। जिससे क्या पता चलता है हमें? डेविएशन। कंपैरिजन इजी होता है जब वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में हो, कंपैरिजन डिफिकल्ट होता है जब वो क्वालिटेटिव टर्म्स में हो। नेक्स्ट एनालाइज करो डेविएशन। आखिर गलती हुई
तो क्यों हुई, what were the reasons of deviation? So some deviation in performance can be expected in all activities. It is therefore important to determine the acceptable range of deviation, है ना. Also deviation in key areas of business need to be attended more urgently. ठीक है, अभी CPC में और MBE में आपको पता चलेगा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में कि क्या हमारे KRAs होते हैं, है ना. जैसे मान लो कि एक मैनेजर ने बोला कि सेल्स टारगेट 5% से बढ़ा तो ठीक है ना, वो बेनिफिशियल होगा, बट कोशिश करो कि 20% बढ़े. 5% से कम हुआ अगर सेल्स टारगेट, है ना, तो फिर आप सोच लेना मैं आप लोगों की क्या हालत करता हूँ. मैनेजर ने ऐसी धमकी दे दी पूरे एम्प्लॉयज को. हालत करता हूँ मतलब मैं रिमांड पे लूंगा, फिर स्ट्रिक्ट काम करवाऊंगा. पॉजिटिव मैनर में ही वाज सेइंग. ओके, सो एनालाइज करना डेविएशन कुछ एक्सेप्टेबल रेंज में, यही होते हैं KRAs, जो कि हम कहाँ पढ़े थे, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में. यस और नो स्टूडेंट्स. तो ये हो गया हमारा एनालाइजिंग द डेविएशन. एंड लास्ट स्टेप इज टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स, यानी कि गलतियों को सुधारने का वक्त आ चुका है, यानी कि कंट्रोलिंग फंक्शन जो है उसको अब हमें परफॉर्म करने का वक्त आ गया है. फाइनल स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन. अगर करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगा जब आपका एक्सेप्टेबल लिमिट्स में ही डेविएशन है तो. ठीक है, सो रीड दिस देन वील प्रोसीड. सो स्टूडेंट्स, करेक्टिव एक्शंस लेने के बाद जब भी डेविएशंस बियॉन्ड एक्सेप्टेबल रेंज जाएंगे, स्पेशली इंपॉर्टेंट एरियाज में, तो वहाँ पर मैनेजर तुरंत अटेंशन देगा, और अगर वो विद इन द लिमिट्स होंगे तो कोई बात ही नहीं है. मतलब कंट्रोलिंग जो थी वो इफेक्टिव थी एंड प्लानिंग के हिसाब से ही सब कुछ हुआ है. अब ये जो रेंज है, ये एक्सेप्टेबल रेंज है, ये हम कहाँ पढ़ेंगे, CPC और MBA में, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में, जो आने वाले रिविजन टॉपिक्स हैं. ओके, let's proceed further. Corrective action might involve training of employees if the production target could not be met. अगर हमने देखा था कि प्रोडक्शन को पिछले साल से 10% बढ़ाना है एंड वो केवल अगर 2% ही बढ़ा, और हमने ये सोचा था 10% से बढ़ाना है और सिर्फ 2% बढ़ा, तो 8% क्यों नहीं बढ़ा. ठीक है, एंड उसमें क्या गलतियाँ आई. मान लो गलती आई थी कि एम्प्लॉयज़ बहुत लेजी हो गए थे, एम्प्लॉयज़ उस लेवल का काम नहीं कर रहे थे, डेडिकेशन लैक था, तो वहाँ पर ट्रेनिंग इन्वॉल्व होगी उनकी, है ना. यही यहाँ पे समझाया जा रहा है. सिमिलरली इफ एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट इज रनिंग बिहाइंड स्केड्यूल, corrective action might involve assigning of the additional workers and equipment to the project and permission for overtime work. yes or no. तो यहाँ पर क्या बोला गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बोला गया है यदि कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है ना, एंड वो हमारे शेड्यूल किए हुए टाइम से पीछे चल रहा है, तो हम करेक्टिव एक्शन लेंगे जिसमें हम एडिशनल टास्क देंगे वर्कर्स को और बोलेंगे कि टाइम पे कंप्लीट करो, थोड़ा ओवर टाइम करना पड़े वो भी करो. इन केस द डेविएशन कैन नॉट बी करेक्टेड थ्रू मैनेजरियल एक्शन स्टेटमेंट, हमें स्टैंडर्ड को ही रिवाइज करना पड़ेगा. यानी अगर ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जो मैनेजर सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, तो फिर मतलब स्टैंडर्ड ही बेकार सेट हुआ था या ओवर अचीव्ड टारगेट्स थे, तो वापस प्लानिंग करो. तो ये चीज़ें हो जाती हैं जब हम कंट्रोलिंग की लास्ट स्टेप को परफॉर्म कर रहे होते हैं. अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रिविजन, CPC, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. सो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बच्ची है, ठीक है, शी इज इन 11th ग्रेड मान लो, ठीक है, 12th में आने वाली है. सो मम्मी ने कहा कि 7 बजे तक घर आ जाना, मैक्स टू मैक्स मैं 7:30 तक वेट करूँगी, 7:30 के बाद आएंगे तो फिर देख लेना, तुम घुसने नहीं दूंगी घर के अंदर. ठीक है, सो इसका जो एक्सेप्टेबल रेंज है वो क्या है, 7:30 बजे तक घर आना है. ठीक है, अब ये मैडम आई 8:15 पे, मम्मी ने गेट ही नहीं खोला, तो ये छत पे जाके सो गई, दूसरे की छत आपके छत पे जाके सो गई कि भैया मम्मी तो गेट नहीं खोल रही, अब क्या करें. सो इतना ही टॉलरेट कर सकती हैं वो 7:30 तक, और आगे के लिए उन्होंने पनिश कर दिया कि लड़कियों के लिए रात में निकलना सेफ नहीं है, टाइम से घर आओ. ठीक है, फिर भले 11 बजे अब माँ का दिल है, उनने बुला ही लिया वापस, है ना, कि चलो थोड़ी पनिशमेंट हो गई, वापस घर बुला लेते हैं. सो ये क्या है, ये एक्सेप्टेबल रेंज है. ठीक है, अब ये रेंज तो एक हाउस होल्ड की हो गई. अब स्टूडेंट्स इसी को ही आप मैनेजमेंट में ट्राई करके देखो अप्लाई करने का. सो इट इज़ नीदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन छोटी छोटी चीज़ों को बड़े बड़े मैनेजर्स
एक एक चीज को नहीं देख सकते। टॉप लेवल मैनेजर बार बार इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। मान लो अगर कोई एम्प्लॉय को खांसी हुई, ठीक है, उसकी खांसी से वायरल फीवर फैल गया पूरे ऑफिस में, वहां पर सारे एम्प्लॉयज बीमार हो गए, सबने सिक लीव्स अप्लाई कर दी, तब मैनेजर को ध्यान में आएगा। हाँ, अगर एक आध एम्प्लॉय बीमार होगा, छुट्टी लेगा, मैनेजर थोड़ी ना उसको बोलेगा आपने क्यों छुट्टी ली या क्या रिपोर्ट दो। जब बड़े मैटर होंगे तब वो घुसेगा। यही बात यहाँ समझाई जा रही है कि मैनेजर छोटी छोटी चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होते, वो कुछ बेंचमार्क सेट कर लेते हैं कि ये हमारा पानी है, ये सिर से ऊपर नहीं जाना चाहिए, पानी सिर के नीचे ही रहना चाहिए, ठीक है। सो ईच एंड एवरी एक्टिविटी कंट्रोल शुड देयरफॉर फोकस ऑन KRAs, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। KRAs आर सेट एज क्रिटिकल पॉइंट्स। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग एट द क्रिटिकल पॉइंट्स, पूरी ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी। इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, एन इंक्रीज ऑफ 5% इन द लेबर कॉस्ट मे बी मोर ट्रबलसम देन अ 15% इंक्रीज इन पोस्टल चार्ज, ठीक है। मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें मैनेजर ने बोला कि अगर लेबर की कॉस्ट 5% तक बढ़ रही है तो ठीक है, बट अगर वो 8% से ज़्यादा हो गई तो फिर समझ लेना आप लोग क्या कर रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फिर मैं आपको रिमांड पे लूँगा, ठीक है। लेबर की कॉस्ट 11% आई, उसने मीटिंग कंडक्ट करी और 2 लोगों को फायर कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पर 2 लोग जिनने वो पैसा फ्लक्चुएट किया है उनको फायर कर दिया, जिनसे मैनेज नहीं हो पाया। सो ये उनने सोच लिया है कि अगर लेबर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो मतलब हो सकता है कि लेबर सही से ढूंढा ना गया हो। किसकी गलती? HR डिपार्टमेंट की गलती है ना। जो चीप लेबर अवेलेबिलिटी है वो सही से नहीं हुई हो, तो HR डिपार्टमेंट ने उतना सर्च नहीं किया है ना, ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारे। फिर उसके बाद सुपरवाइजर पे देखा जाएगा कि अच्छा तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुमने ही तो से फाइनल सिलेक्शन किया होगा, ठीक है, तभी लेबर ऐसा निकला, ठीक है, कि वो उस महंगा भी है, ऊपर से काम भी नहीं करके दे रहा है ना। और लेबर कॉस्ट ज़्यादा है तो HR डिपार्टमेंट से बोला पेरोल पे आपने जब रखा तो आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से लिमिट क्यों नहीं कंफर्म करी, तो सब आ गए घेरे में। तो KRA क्या होता है? KRA एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट होता है जिससे सबकी गलतियां पकड़ में आ जाती हैं, ठीक है। सो क्रिटिकल पॉइंट मैनेजर सेट करते हैं, ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स। एंड वो क्रिटिकल पॉइंट में गड़बड़ मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन घेरे में आ जाएगी। ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि मैनेजर जो है वो छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं चेक रख सकता। यस और नो? चलिए, नाउ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का सेकंड पॉइंट है ना। सबसे पहले था CPC, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जो है मैनेजर यूज करते हैं अपने डे टू डे फंक्शनिंग में। अब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है? अगर सब कुछ कंट्रोल करने चले तो कुछ कंट्रोल नहीं होगा, बोलते हैं ना, अगर सारी चीजें एक साथ करोगे तो एक भी चीज नहीं कर पाओगे। यही चीज है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। सो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन विच इज ऑफ्टन referred to as control by exception, it is an important principle of management control based on the belief that an attempt to control everything results in controlling nothing। अगर आप सब कुछ कंट्रोल करने चले तो कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। दस ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन जो बियॉन्ड परमिसेबल लिमिट जाएंगे आप उसे ही कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। लेट्स स्टडी फर्दर। Thus, if plans lay down by 2% increase in the labor cost as an acceptable range of deviation in manufacturing organization, only increase or labor cost beyond 2% should be brought to the notice of the management। अगर 2% से labor cost बढ़ी है तभी आप मैनेजर को इन्वॉल्व करो, वरना नहीं, ठीक है। अगर 1% है, 1.5% है, 0.5% से बढ़ी है तो मैनेजर ने पहले ही बोल के रखा है इतना मेरे को चलेगा, इसके आगे मेरे को नहीं चलेगा। अभी पानी सिर के नीचे है, पानी सिर के ऊपर गया तो नहीं चलेगा। पानी सिर के ऊपर कब जाएगा? जब 2% से ज्यादा होगी। ये क्या है? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है, ओके। हाउएवर द मेजर डेविएशन फ्रॉम से स्टैंडर्ड से 5%, अगर 2% सोचा था 5% बढ़ गई लेबर कॉस्ट, तब तो भैया वो इमीडिएट नीचे उतर के आ जाएगा सबके केबिन्स में। कैसे हुआ बताओ? रिपोर्ट्स निकालो सारी, फिर सब रिमांड पे लिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पैसा देने वाला वही है। एडवांटेजेस क्या है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के? सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि मैनेजर ने कुछ KRA सेट करके रखे, पानी जब सिर से ऊपर जाएगा तभी वो नीचे आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा।
ठीक है। सो ये सबसे बड़ी बात है कि मैनेजर एक्सपेंशन पे फोकस कर पाएगा, छोटी छोटी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सो व्हेन अ मैनेजर सेट्स क्रिटिकल पॉइंट्स एंड फोकसेस अटेंशन ऑन सिग्निफिकेंट डेविएशन व्हिच क्रॉस द परमिसिबल लिमिट, कुछ ही एडवांटेजेस हैं जो एक्रू होते हैं। फर्स्ट, टाइम एंड एफर्ट बचता है मैनेजर का, क्योंकि उसे कुछ ही डेविएशंस के साथ डील करना पड़ता है। मैनेजरियल अटेंशन, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट एरियाज पे ज़रूरत होती है वहाँ पे वो टाइम दे पाता है, क्योंकि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। रूटीन प्रॉब्लम्स आर लेफ्ट टू द सबऑर्डिनेट्स, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो नीचे वाले लोग हैंडल कर लेते हैं। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन दस फैसिलिटेट्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड इंक्रीजेस मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। आइडेंटिफाई होती है क्रिटिकल प्रॉब्लम्स जिनको टाइमली एक्शन की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन से राइट ट्रैक पे चलती है, और मैनेजर एक्सपेंशन के बारे में सोच पाता है मेनली, एंड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। After identifying the deviation that demand managerial attention, these deviation need to be analyzed for their causes. कि आखिर ये गलतियां हुई तो क्यों हुई? Deviations have multiple causes. These include unrealistic standards, defective process, inadequacy of resources, structural drawbacks, organization constraints, environmental factors beyond the control of the organization. किसी भी वजह से हो सकता है ना? डेविएशन यानी गलतियां किसी भी वजह से हो सकती हैं जिसकी वजह से एक्चुअल परफॉर्मेंस कम आ रही है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कुछ बेसिक रीजंस हैं। सो इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई एग्जैक्ट कॉजेज ऑफ डेविएशन, failing which an appropriate corrective action might not be possible. जब तक आप गलती को सही से नहीं समझोगे आप एक्शन सही से नहीं ले पाओगे, ओके। मतलब फोर्थ और फिफ्थ स्टेप एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। द डेविएशन एंड देयर कॉजेज आर देन रिपोर्टेड एंड द करेक्टिव एक्शन टेकन एट द एप्रोप्रिएट लेवल। यही प्रोसेस आपको पूरा समझाया जा रहा है बार बार, ठीक है, हर एक स्लाइड में अलग अलग तरीके से। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको रिविजन कंप्लीटली समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये सेशन पूरा अच्छे से समझ में आया, एंड जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स बनवाए हैं उस पर ज़रूर फोकस करना, हर एक चीज़ का निमोनिक बनाने का ट्राई करना, एंड डू शेयर विथ मी द निमोनिक्स ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री, वो भी हाई क्वालिटी में, फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 ऑन दिस चैनल फॉर CBSE बोर्ड। एंड स्टूडेंट्स आपको इस चैनल को शेयर करना है अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, चाहे आपके फैमिली या रिलेटिव्स में भी अगर कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स है उनके साथ भी, एंड उनको बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां दिल्ली, यूपी, बिहार, MP एंड राजस्थान बोर्ड की क्लासेस प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम 6 to 12। एंड इसके अलावा वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हैं। क्रैश कोर्स आपका अराउंड दिसंबर स्टार्ट होगा। ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड होते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एज वेल एज हमारी ऐप और वेबसाइट पर आपको मिलते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद DPPs यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। एज वेल एज स्टूडेंट्स हमारे जो अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, उनको ज़रूर फॉलो करना। टिल देन हैव अ गुड डे, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट। थैंक यू सो मच।